तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो दोस्तों, पहला तो मेरा टॉपिक यही है कि हॉस्पिटल में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा था। मतलब पेशेंट्स को देके मैंने अपना एक्सपीरियंस तो आप सभी के साथ शेयर कर ही दिया है। तो दोस्तों, अभी मैं बताऊँगी कि मैं जब हॉस्पिटल पे एडमिट थी उन 3 दिनों में मैंने क्या-क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या-क्या देखा। वैसे तो मैं 1 हफ़्ते एडमिट रही टोटल कहूँ तो। 3 दिन तो मैंने वेट किया, अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम सी सेक्शन ही करवाएंगे। तो दोस्तों, एट द एंड मेरा सी सेक्शन हुआ। तो सी सेक्शन के 4th डे हमको भेजा जाता है वापस घर। तो टोटल हो गए 1 वीक। तो 1 वीक तो मैं हॉस्पिटल में रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ 2 इंसिडेंट शेयर करना चाहती हूँ। 2 नहीं, 3 इंसिडेंट शेयर करूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है दोस्तों, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग जितने भी प्रेग्नेंट मॉमीज़ हो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, और उनकी फैमिलीज़ भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। स्पेशली जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ हैं, प्लीज़ 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 अपनी जो आपकी फैमिली में अगर कोई भी मेंबर अगर प्रेग्नेंट है तो उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। क्योंकि जिस दिन मैं एडमिट हुई थी, जब मैंने एडमिशन करवाया था अपना हॉस्पिटल में, मेरे को बोला था कि सर्विक्स ओपन हो गया है तो किसी भी टाइम पे डिलीवरी हो सकती है। तो मेरे को तो गायनी ने बोल दिया था आप एडमिट हो जाओ। तो मैं एडमिट हो गई। तो उसी दिन मेरा पीवी एग्ज़ामिनेशन दोबारा से होने वाला था दिन के टाइम पे। सुबह मॉर्निंग में हो चुका था मेरा, और फिर दिन के टाइम पे एक और बार होने वाला था। तो उस टाइम पे दो लेडीज़ आई हुई थी, ठीक है, वो भी प्रेग्नेंट। उनकी भी एक की फर्स्ट प्रेगनेंसी थी और एक की 3rd प्रेगनेंसी थी। तो मेरा सबसे पहले हो गया था, क्योंकि मैं जब पीवी एग्ज़ामिनेशन के लिए गई तो मेरा सबसे पहले ही होता था, क्योंकि मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है। तो इसीलिए गायनी सबसे पहले मेरा ही करती थी पीवी एग्ज़ामिनेशन। और उसके बाद हालांकि मेरा मना कर दिया गया था पीवी एग्ज़ामिनेशन के लिए, क्योंकि उसमें गायनी ने बोल दिया था कि इनका ज़्यादा पीवी एग्ज़ामिनेशन नहीं करना है, क्योंकि अगर इनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी तो स्वेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए अब इनका पीवी एग्ज़ामिनेशन नहीं किया जाएगा। तो जब मैं उस टाइम दिन में गई पीवी एग्ज़ामिनेशन के लिए तो मेरा हो चुका था। तो एक लेडी थी, तो वो बैठी हुई थी, उनकी भी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी। तो उन्होंने हमको कुछ बोला तो नहीं, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बोला। उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, उनको देख के मुझे ऐसा लग रहा था मैं कैसे हेल्प करूँ उनकी। तो बहुत ज़्यादा पेन में थे, उनको शायद लेबर पेन स्टार्ट हो गया था। तो आप लोग दोस्तों आगे सुनते जाना कि आखिर क्या हुआ, और ये मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्यों ज़रूरी है ये वीडियो आप सब लोगों के लिए और फैमिली मेम्बर्स के लिए। तो दोस्तों, ऐसा हुआ, मैं पीवी एग्ज़ामिनेशन करके आई। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपका पहला बेबी है? मैंने बोला हाँ, ये मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, मेरा पहला बेबी है। तो मैंने पूछा आपका? तो उन्होंने बोला मेरा भी पहला है। आपको पेन नहीं हो रहा? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने बोला नहीं, मुझे नहीं हो रहा। तो दोस्तों, मुझे सच में पेन नहीं हुआ। मैं जितने दिन तक एडमिट थी मुझे सिर्फ एक बार पेन हुआ, वो भी सिर्फ उनको देख के हुआ। तो मुझे एक ही दिन पेन हुआ, उसके बाद मैंने जैसे ही मैं बेड पे लेट गई मेरा वो पेन भी चले गया था। तो मुझे पेन नहीं हुआ था, हालांकि मेरा सर्विक्स ओपन हो चुका था, हुआ नहीं था, होने लग गया था। तो उनको तो पेन हो रहा था। तो उसके बाद जैसे वो पीवी एग्ज़ामिनेशन करके आई, उसके बाद उन्हें और ज़्यादा पेन हो रहा था। और हालांकि जब उनका पीवी एग्ज़ामिनेशन हुआ तो उनका 1 फिंगर डायलेशन भी नहीं हुआ था। सोचो, 1 फिंगर डायलेशन भी उनका नहीं हुआ था, और उनको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। मैं सोच रही थी कैसे इनकी हेल्प करूँ। वो बार बार वॉक कर रहे थे कि चलो कोई बात नहीं, अब डायलेशन हो जाएगा, अब सर्विक्स ओपन हो जाएगा, पर नहीं हुआ उनका। बड़ी मुश्किल से उनका 1.5 हुआ था। शायद दूसरे दिन शाम को जब पीवी एग्ज़ामिनेशन हुआ, बहुत मुश्किल से 1.5 जो है सर्विक्स ओपन हुआ, डायलेट हुआ। बट मेरे को मेरा 3 फिंगर ओपन हो चुका था, बट फिर भी मुझे पेन नहीं आए। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे उनका 1.5 फिंगर जब उनको पता चला 1 सेंटीमीटर उनका डायलेशन हो चुका है, तो उसके बाद उनको और भी ज़्यादा पेन आने लग गया। मतलब बार बार रिपीटेडली वो बढ़ते जा रहा था। तो मैंने भी सोचा कि हाँ, अब इनकी डिलीवरी हो जाएगी। दूसरे दिन शाम को वहाँ पे हम लोग देख रहे थे, तो हमारे सामने 3 डिलीवरीज हो चुकी थी, नॉर्मल डिलीवरी। तो दोस्तों, फिर देखते ही देखते 3 डिलीवरीज हमारे सामने में हो चुकी थी। बट उनको जब पीवी एग्ज़ामिनेशन के लिए लेके जाया गया तो फिर भी उनका डायलेशन नहीं हुआ। तो दोस्तों, फिर उसके बाद
वो फिर से उनको वापस लेके आए और वो अपने बेड में बैठे, उन्होंने बहुत गर्म दूध वगैरह पिया, सब कुछ किया। फिर उसके बाद डॉक्टर ने मतलब गायनी ने बोला अगर अभी डायलेशन हो जाता है तो ठीक है, अभी डिलीवरी हो जाएगी, कोशिश करो आप, और क्योंकि अभी इनका सर्विक्स डायलेट नहीं हुआ है, ओपन नहीं हुआ है, तो अभी डिलीवरी नहीं हो सकती है। तो दोस्तों देखते ही देखते मतलब 1:30 बज गया था। तो फिर उस टाइम पे मतलब शिफ्ट हो गई थी नर्स स्टाफ की। तो स्टाफ के शिफ्ट होने के बाद दोस्तों दोबारा से जब नर्सेज आई डॉपलर लेके चेक करने के लिए, तो दोस्तों उनका ना वाटर बैग लीक हो गया। तो वो वाटर बैग फट गया उनका, और पेन उनको और ज़्यादा आने में लग गए। फिर उसके बाद नर्स गई गायनी के पास, गायनी को बुलाया, गायनी ने बोला ठीक है लेबर रूम में लेके चलो इनको। लेबर रूम में लेके गए तो दोस्तों देख हमारे सामने 2 दिन हो चुके थे उनको, ठीक है, पेन में, और ज़ोर लगाते लगाते उनको मतलब 2 दिन तो हमारे सामने हो गए थे। तो दोस्तों उनको जब लेबर रूम में लेके गए, नर्सेस ने समझाया थोड़ा ज़ोर लगाओ। तो दोस्तों वहाँ पे ना वो ट्राई कर रही थी, बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी, और सर्विक्स का मुंह भी खुल गया था। तो उन्होंने ज़ोर लगाया, पर दोस्तों वो ज़ोर लगाते लगाते थक चुकी थी। तो एट द एंड बच्चा रास्ते में ही फंस गया। अब दोस्तों मैं आपको पूरी चीज़ बताती हूँ। हुआ ये कि लेबर रूम में जब उनको लेके गया, मतलब जब उनको लेके गए लेबर रूम में, तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी नर्सेस को देख के। तो वो गांव के इलाके से आती हैं और गांव में ही रहती हैं वो, है बहुत प्यारी थी, वो बहुत स्वीट थी, लेकिन उनको ना पहले से गांव के लोगों ने डरा दिया था, पता नहीं कौन लोग होंगे वो, उन्होंने डरा दिया था उनको कि वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो नर्सेस मारती हैं, और यहाँ ज़ोर लगा तो अगर वहाँ मतलब वहाँ अगर लेके जाएंगे तो तुझे बहुत मारेंगे वो। तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो ज़ोर भी अगर लगाना चाह रही थी तो वो लगा नहीं पा रही थी। तो उनको घर में जब उनको हल्का हल्का पेन शुरू हुआ था, बहुत ही हल्का, तो उनको उसी टाइम से बोल दिया गया था कि तुम ज़ोर लगाओ, नहीं तो अगर तुम हॉस्पिटल जाओगे, हॉस्पिटल में तो नर्सेज मारती हैं। मैं कहूँगी कि मेडिकल फील्ड सबसे सॉफ्ट फील्ड है। मैंने कभी किसी डॉक्टर को या नर्स को कभी नहीं देखा मतलब। तो दोस्तों ये सुन के ना मैं बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि आज के टाइम पे भी ऐसे लोग हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ को इतना डरा रहे। वो ऑलरेडी बहुत डरी हुई होती है, फर्स्ट मदर तो कितनी ज़्यादा डरी हुई होती है कि आखिर डिलीवरी कैसी होती है। लोग इतना ज़्यादा उनको बोल बोल के इतना ज़्यादा डरा चुके थे, और वो वहीं से ज़ोर लगा रही थी। तो 3 दिन से वो घर पे ज़ोर लगा रहे थे, फिर जब वो हॉस्पिटल आई 2 दिन से वहाँ ज़ोर लगा रहे थे, तो 5 दिन तो ऐसे ही हो गए। तो ऑब्वियसली बात है, पेशेंट तो थकेगा ही ना। तो दोस्तों एट द एंड जब बच्चा फंस गया था, मतलब फंसने वाला था, दोस्तों एंड में क्या हुआ कि बच्चा बस बाहर आने ही वाला था। वो थक चुकी थी बुरी तरीके से, तो बच्चा बीच में फंस ना जाए और दम ना घुट जाए बच्चे का, इसलिए फटाफट से गायनी ने बोला ओटी में चलो। तो उनको फटाफट से ओटी रूम में लेके गए, और वहाँ पे उन्होंने बोला, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने बोला मैं एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। उन्होंने एक बार और ट्राई किया, पर दोस्तों उनसे नहीं हो पाया। तो फटाफट से एपिड्यूरल दे के उनकी सी सेक्शन के थ्रू डिलीवरी हुई, और उनकी प्यारी सी बेबी गर्ल हुई। तो दोस्तों ये था पहला केस। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगी, जितनी भी प्रेग्नेंट मॉमीज़ हैं, प्लीज़ अपने आसपास के जो आपका आसपास का बैकग्राउंड है, अगर वो बिल्कुल ही नेगेटिव है तो प्लीज़ इग्नोर करो। किसी की भी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। अब आजकल आप पढ़े लिखे हो, इंटरनेट की दुनिया है, आपके पास इंटरनेट है, मोबाइल है, आप लोग फ़ोन में, मैं कहूँगी जो फर्स्ट टाइम मॉमीज़ है, प्लीज़ अपनी फ़ोन में कभी भी नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन की वीडियोस मत देखो। वैसे ही आप डरे हुए होते हो, और आप और ज़्यादा देखोगे तो आपको और भी ज़्यादा डर लगेगा। तो अच्छा यही होगा कि आप बस नॉलेजेबल चीज़ें देखो कि बेबी की ग्रोथ कितनी हुई है, बेबी के लिए क्या ज़रूरी है, हमें क्या खाना है, पोस्टमार्टम हमने कैसे हैंडल करना है। क्योंकि दोस्तों ये वही लोग होते हैं जो प्रेगनेंसी में मदद करने तो नहीं आएंगे, सलाह देने आएंगे, बक करेंगे, और हेल्प तो वो करेंगे नहीं, और उल्टी सीधी बातें डाल के जाएंगे, ये खाओ बच्चा ऐसा हो जाएगा, वो खाओ बच्चा ऐसा हो जाएगा, ऐसे करो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। और ये बात तो कोई सोच भी नहीं सकता। आज के ज़माने में कोई ऐसा बोलेगा कि अगर तुम हॉस्पिटल जाओगे तो तुम्हें नर्स मारेंगे, डॉक्टर मारेंगे। सोचो कितनी गलत बात है। ऐसे में पेशेंट तो कभी डॉक्टर के पास जाएगा ही नहीं, हॉस्पिटल अपने चेकअप कराने के लिए कभी जाएगा ही नहीं। और बाई चांस अगर वहाँ पे वो ज़ोर लगा भी देते और
फोर्सफुली अगर बच्चा आ भी जाता तो कितनी दिक्कत होती, अगर उनका यूट्रस फट जाता तो यूट्रस रप्चर होने की भी तो डर है, आप ज़बरदस्ती जोर लगवा रहे हो, तो ये बहुत ही गलत बात है दोस्तों। मैं तो यही कहूँगी प्रेग्नेंट मॉमीज से, प्लीज़ अपने बैकग्राउंड नॉइज़ को बिल्कुल भी नहीं सुनना है, इग्नोर करना है, नेगेटिव चीज़ों को दूर रखना है। सुबह सुबह भजन सुनो, अच्छी पॉजिटिव वाइब्स लो, पॉजिटिव चीज़ें सुनो, सिर्फ उन्हीं की सलाह सुनो जो सेंसिबल लगती है, और आलतू फालतू लोगों की बातें सुनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आजकल मोबाइल है, इंटरनेट है, आप मोबाइल में सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर हाँ, फर्स्ट टाइम मॉमीज़ को मैं ये कहूँगी नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन की वीडियोस बिल्कुल मत देखना। आप ऑलरेडी डरे, जब एक बार आप उस चीज़ से गुजर जाते हो ना तो वो चीज़ बहुत नॉर्मल लगती है। उसके बाद आपको लगता है कि हमारा नॉर्मल तो क्या लगती है, पर हाँ एक ये चीज़ हो जाता है कि हाँ आपने एक बार एक्सपीरियंस कर लिया तो दूसरी बात में थोड़ा कम डर लगता है। तो दोस्तों मैं दूसरा केस आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। दूसरा केस है, एक लेडी थी, तो वो अपने रूटीन चेकअप के लिए आई हुई थी, ठीक है, वो भी प्रेग्नेंट थी, 5 या 6 मंथ प्रेग्नेंट थी। उन्होंने अपने बेबी के मूवमेंट में ध्यान नहीं दिया होगा, तो एक दिन उनके बेबी की मूवमेंट नहीं आई। हमेशा खाना खाने के बाद 3 से 4 टाइम तो प्रेगनेंसी में हो ही जाता है, डाइट बढ़ जाती है, तो 4 से 5 बार, मैं तो 5 बार मेरी डाइट होती थी, तो मैं हर टाइम खाना खा के लेफ़्ट साइड मुड़ के बेबी की मूवमेंट फील करती थी। तो उन्होंने ध्यान दिया नहीं होगा, एक दिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, अगले दिन वो रूटीन चेकअप के लिए आए, और जब रूटीन चेकअप किया, डॉप्लर में चेक किया तो हार्ट बीट नहीं थी बच्चे की। फिर उसके बाद उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए उनको डॉक्टर ने भेजा, तो अल्ट्रासाउंड में दोस्तों बच्चा फैटलेट हो चुका था। तो फिर दोस्तों फिर वो बच्चे को जैसे तैसे मतलब निकाला होगा, तो वो उन लेडी को देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था दोस्तों, सच कहूँगी मैं, मतलब। और जो भी प्रेग्नेंट मॉमीज़ है प्लीज़ अपनी डाइट का ध्यान रखो। आयरन कैल्शियम, आपकी डिलीवरी हो भी जाती है ना तो उसके 1-2 महीने बाद तक भी आप कैल्शियम आयरन की दवाइयाँ ज़रूर लेना। मैंने तो ली थी दोस्तों, मैंने अपने 2 मंथ पोस्टमार्टम तक मैंने ली थी, हालांकि 3 महीने तक लेनी चाहिए, पर मैंने 2 महीने तक ली थी आयरन और कैल्शियम की। तो मुझे अपनी बॉडी में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगता है, बस हाँ बैक पेन मुझे रहता है। तो दोस्तों मैं अब आप लोगों को तीसरा केस बताती हूँ। तो दोस्तों जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उसी दिन शाम को एक लेडी थी, उनके हस्बैंड थे और उनके दीदी थी साथ में। तो मतलब जो हस्बैंड थी उनकी दीदी थी साथ में, तो उनकी ननद उनके साथ में थी। अब दोस्तों बात ये थी कि जो लेडी थी वो थी नेपाल की, और उनको मतलब उनको सिर्फ नेपाली समझ में आती, हिंदी उनको समझ में नहीं आती थी। तो मेन प्रॉब्लम ये हो चुकी थी, अब स्टाफ उनसे बात करे तो कैसे करें, उनको हिंदी समझ में ना आए। तो उनके हस्बैंड जो थे साथ में थे, और अगर उनकी ननद साथ में थी तो वो बता रहे थे कि ऐसे ऐसे। तो दोस्तों उनके साथ केस क्या हुआ था कि वो उनका भी 8th कंप्लीट होके 9th तो शुरू हुआ था। थोड़ा वो हिली एरिया से हैं, तो ट्रैवल किया उन्होंने, ट्रैवल करके वो क्राउडेड एरिया में गई, मतलब भीड़ भड़ाके वाले एरिया में गई होंगी, तो वहाँ पे उनका लीक हो गया, ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो चुका था उनका। वो फिर भी हॉस्पिटल नहीं आए। फिर जब उनको पेन होना स्टार्ट हो गया तो उसके अगले दिन वो आए, मतलब वो अपने लोकल हॉस्पिटल में गए। फिर वहाँ से उनको ट्रांसफ़र किया गया, मतलब रेफ़र किया गया पिथौरागढ़ वाले हॉस्पिटल में। तो वहाँ आए तो वहाँ उन्होंने बताया ऐसा ऐसा केस हुआ है, तो फटाफट से जो भी मतलब चीज़ें होती है पेरेंटल वगैरह उनको चढ़ाया गया, और एमनियोटिक फ्लूइड कम था इसलिए पूरी रात भर उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया। मेरे बगल वाले बेड में थे वो। और दोस्तों ऐसा हुआ कि बच्चे की हार्ट बीट रात तक तो ठीक आ रही थी, फिर जैसे सुबह मॉर्निंग हुई, मतलब जब अगले दिन मेरा भी सी सेक्शन था, तो दोस्तों मेरी तैयारियां हो चुकी थी, मेरा ईसीजी भी हो चुका था, और मेरे कैनोला वगैरह सब कुछ लग चुके थे। दोस्तों मेरे तो कैनोला लगने में भी इतनी प्रॉब्लम हुई थी, मैं क्या बताऊँ, एक हाथ में शायद 3-4 बार कैनोला लगाया था, तब जाके मेरा एक जगह पे सही से लगा कैनोला, क्योंकि काउंटर हो जा रहा था बार बार। तो कैनोला लगाया, मेरे दोनों हाथों पे लगाया, और ईसीजी वगैरह मतलब जितनी भी मतलब फॉर्मेलिटीज़ थी सब पूरी हो चुकी थी, मैंने गाउन भी पहन लिया था। तो दोस्तों अचानक से क्या हुआ, उनका भी मतलब उनको भी बोल दिया गया था आपका भी सी सेक्शन होगा, क्योंकि रिस्की हो सकता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड उनका एक दिन पहले उनका लीक हो चुका था, और वो एक दिन और लेट आए। तो
दोस्तों उनका भी था, तो उनका भी ECG वगैरह चल रहा था, और जब मैंने गाउन पहन लिया था, तो दोस्तों अचानक से क्या हुआ, उनकी जो बेबी की हार्ट बीट थी वो गिरने लग गई थी, बहुत ही ज़्यादा गिरने लग गई थी। तो मुझे बोला गया कि आप थोड़ी देर वेट कर लो, उनका पहले होगा, क्योंकि उनकी जो हार्ट बीट थी, फीटल हार्ट बीट थी उनके बेबी की, वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप होने लग गई थी। तो उनको फटाफट से उनका ECG करके उनको ले जाया गया पहले। तो उनका क्या बोलते हैं, उनका C सेक्शन हुआ दोस्तों। अब दोस्तों सबसे बड़ी गलती उनकी क्या थी, वो गलती तो थी कि वो क्राउडेड जगह में गई, और वो इतने हिली एरिया में रहते हैं। तो भाई तुम इतने हिली एरिया में रहते हो, तो तुमको पता है तुम प्रेग्नेंट हो, चलो तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी फैमिली को तो पता है ना, कि मतलब फैमिली वाले भी नहीं सोचते। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इतने हिली एरिया में रहते हैं और कहीं कुछ रिस्क हो गया तो लेके भी कैसे जाओगे हॉस्पिटल। अब तो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है ना, तो ये गाँव में करने का क्यों सोचते हो आप लोग। तो दोस्तों ये तो गलती थी इनकी, और उससे भी बड़ी गलती इनकी क्या थी, इन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाए हुए थे, एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं था। आई वॉज शॉक जब नर्स ने बोला कि हाँ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कहाँ है, उन्होंने बोला हमने नहीं करवाया। जिस दिन वो आए थे ना, उस दिन मतलब जब उनको जिस दिन वो रेफ़र हुए थे उस दिन अल्ट्रासाउंड भी हुआ, और डॉपलर से भी उनका सब कुछ चेकअप हुआ, और तब जाके सब कुछ पता चला। तो दोस्तों फिर C सेक्शन तो करना ही पड़ा उनका। मुझसे पहले वो चले गए, तो उनका C सेक्शन हो ही रहा था, फिर मुझे अंदर लेके गए थे, तो मैंने देख लिया था कि उनका C सेक्शन हो रहा है। तो उसके बाद मैं गई, तो दोस्तों जब मेरा C सेक्शन हो रहा था, मैं तो अपने इष्ट देवों का नाम ले रही थी, और मैं बस चाह रही थी मैं और मेरा बेबी दोनों सेफ़ रहे। तो आज मेरा बेबी 1.5 साल का हो चुका है, देवांश। तो दोस्तों मेरा C सेक्शन हो ही रहा था, तो उनका बेबी डिलीवर हो चुका था तब तक। तो मैं तो अंदर ही थी, मेरा बेबी भी फिर डिलीवर हो चुका था, मतलब 15-20 मिनट लगे ही होंगे, पर मैं फिर भी अंदर थी, और मेरे देवांश को बाहर दे दिया गया था मेरे गार्जियंस के हाथों में। तो मैं अंदर ही थी, और दोस्तों अंदर ना मतलब डॉक्टर्स कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल शांत माहौल रहता है। तो जैसे ही मैं बाहर गई, तो थोड़ा सा वो एपिड्यूरल जो वगैरह दिया होता है हमको, उसका इफ़ेक्ट रहता है, तो बॉडी शॉक में रहती है, तो बॉडी बहुत ज़्यादा झटके लगते हैं, मतलब जर्किंग मूवमेंट आती है बॉडी में बहुत ज़्यादा। तो दोस्तों डरने की ज़रूरत नहीं है, क्या हो रहा है, ये जो हमको स्पाइन में एपिड्यूरल दिया जाता है या एनेस्थीसिया दिया जाता है उसका असर होता है, बॉडी शॉक में चली जाती है, तो उस वजह से ऐसे जर्किंग मूवमेंट्स होते हैं। तो वो दोस्तों उस टाइम मुझे पता चला कि जो बेबी है उसके पैर ऐसे थे अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि मदर का तो अल्ट्रासाउंड हुआ नहीं, एक भी अल्ट्रासाउंड नहीं हुआ। अब ये हुआ कि जब उन्होंने C सेक्शन किया, तो उनको पता चला कि जो लेडी का यूट्रस है उस पर सेप्टा है बीच में, मतलब एक सेप्टम यानी कि एक बीच में बैरियर टाइप का, ऐसे 2 यूट्रस टाइप ऐसे है, जैसे यूट्रस है तो यूट्रस के बीच में एक सेप्टा है, वो डिवाइड कर दे रहा है यूट्रस को 2 हिस्सों में। तो दोस्तों उस वजह से जो बेबी के पैर है वो ऐसे हो गए थे। तो दोस्तों कितना बड़ा लॉस हुआ आप लोग समझ ही सकते हो, पहले ध्यान नहीं दिया, अब बेबी तो बाहर आ गया। अब बेबी की वो लोग सिकाई वगैरह करते हैं, और डॉक्टर के पास लेके गए, तो मुझे नहीं पता अब उन्होंने क्या क्या करवाया। तो हॉस्पिटल लेके गए थे, थेरेपिस्ट के पास लेके गए थे, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेके गए थे बेबी को, तो उन्होंने वहाँ दिखाया, तो बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी, डॉक्टर ने बताया होगा। तो दोस्तों मैं यही कहूँगी, अपने एक भी अल्ट्रासाउंड, अपने रूटीन चेकअप बिल्कुल भी मिस मत करना, एक भी मिस मत करना। और जो आपके बैकग्राउंड में या आपके फैमिली रिलेटिव्स में कोई भी नॉन सेंसिबल बात करता है, तो उसको इग्नोर करना है आपने, बस अपना और अपने बेबी के बारे में सोचना, और किसी के बारे में नहीं सोचना, किसी के बारे में नहीं सोचना है दोस्तों। तो दोस्तों यही थी मेरी वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों अब मिलते हैं आप लोगों से